गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सक्सेस पॉइंट गुरुकुल में आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक नए जोश, एक नई एनर्जी के साथ में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। उसके पहले कुछ लाइन कहना चाहूंगी आप लोगों के लिए कि किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है, कि किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं, जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। इन्हीं के साथ में आज हम लोग एक अपना प्यारा सा चैप्टर चालू करेंगे, जीव जगत, जिसको मैंने आपके पहले से पढ़ाया भी है। आज उसी का बैक रिव्यू लेकर हम लोग आज नई स्फूर्ति के साथ एक नया टॉपिक चालू करते हैं। नया टॉपिक नहीं कह सकते हैं, कह तो यही सकते हैं कि हम पढ़ा चुके हैं उस चीज को, लेकिन आज हम उसी चीज को आगे ओवरव्यू लेकर आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको एक चीज पढ़ाया था कि जो अरस्तु थे, अरस्तु ने जीव जगत को दो ही भागों में बांटा था। एक था आपका पादप जगत, एक होता है आपका जीव जगत। तो जो अरस्तु थे हमारे, तो जीव जगत में जो जीव जगत है, तो जीव जगत को सबसे पहले अरस्तु ने, किसने, अरस्तु ने अरस्तु ने दो ही भागों में बांटा था। एक होता है जंतु जगत, जिसको बोलते हैं जीव जगत। दूसरा आपका बताया था पादप जगत। दूसरा क्या बताया था, पादप जगत। यानी कि अरस्तु के बाद एक हमारे और नए साइंटिस्ट आए जिनको बोलते हैं कोरोलस लीनियस। क्या बोलते हैं, लीनियस जी। लीनियस जी ने भी हमारे जीव जगत को दो ही भागों में बांटा। एक आपका लीनियस जी ने भी दो ही जगत में बांटा था। एक आपका होता है जीव जगत एंड सेकंड आपका होता है पादप जगत। इन दोनों लोगों ने अपना जो जीव जगत था, इन दोनों लोगों ने दो ही भागों में बांटा था। इसके बाद एक हमारे अलग साइंटिस्ट आए जिसका नाम था आर एच विटेकर। हमारे साइंटिस्ट थे आर एच विटेकर। आर एच विटेकर ने हमारे जीव जगत को, जितने भी पृथ्वी पर जीव जगत पाए गए, उन सभी जीव जगत को उन्होंने 5 भागों में विभाजित कर दिया। कितने जगत में, 5 भागों में विभाजित कर दिया। उन्होंने देखा 1969 में सारे सभी जीव जगत अलग अलग शाखाओं में बट गए। यानी कि हमारा जो जगत था उन्होंने 5 जगत में बांट दिया। कितनी जगत में बांट दिया, जो आर एच, एक हमारे साइंटिस्ट हैं आर एच विटेकर। आर एच विटेकर, सन कितना था आपका, सन था 1969। क्या था, 1969। 1969 में इन्होंने जीव जगत को 5 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, सबसे पहला उन्होंने बांटा था आपका मोनेरा में, यानी कि मोनेरा में। फिर आपका प्रोटेस्टा में बांट दिया। किसमें बांट दिया, फिर आपका कवक में बांट दिया। उसके बाद आपका फंजाई में बांटा। उसके बाद आपका सेकंड एंड लास्ट हो गया एनिमेलिया। एनिमेलिया में सभी जीवधारी, यानी कि सभी स्तनधारी, सभी हम लोग इसी में आ गए। तो जो आर एच विटेकर थे उन्होंने 1969 में जीव जगत को 5 भागों में बांट दिया। और 5 भागों में बांटने के बाद उन्होंने देखा कि सभी जीवधारी अलग अलग लक्षण लेकर आए हुए हैं। तो उन्होंने एक पॉइंट, एक लक्षण और दे दिया, क्या उनके जो जीव जगत है उनमें क्या क्या लक्षण पाए गए, क्या क्या भेद हुए, क्या क्या लक्षण आए। तो ये इस चीजों को बताने वाले हमारे आर एच विटेकर जी आए। 1969 में उन्होंने जीव जगत को 5 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा था, 5 जगत में बांटा था बेटा। इतना आप लोग को समझ में आया, उम्मीद करते होंगे प्यारे साथियों आप लोग को इतना हमारा बात बताई हुई समझ में आई होगी। तो इसी के साथ में आज हम लोग उनका डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आर एच विटेकर ने, आर एच विटेकर 1969, इन्होंने जो जीव जगत को बांटा था 5 में बांटा। सबसे पहले बताया उन्होंने लक्षण। क्या बताया कि उनके लक्षण क्या है।
लक्षण में आपका क्या आता है? लक्षण में आपका आता है कोशिका का प्रकार क्या है, कोशिका भित्ति कैसी है, कोशिका झिल्ली कैसी है, शारीरिक संरचना कैसी है, इसमें पोषण कैसे होता है, इसमें प्रजनन कैसे होता है, ये सब उन्होंने लक्षण में बताया। तो मोनेरा में कैसा होता है? सेकेंड देन आपको बताया प्रोटिस्टा में कैसा होता है, फिर आपका बताया कवक में कैसा होता है, कवक के बाद बताया फंजाई में क्या होता है, फंजाई के बाद बताया एनिमेलिया। एनिमेलिया में तो सबसे पहला हम लोग मानदंड क्या लेकर कल चलते हैं कि ये कोशिका का प्रकार कैसा होता है, कैसा होता है इसमें। ये कोशिका का प्रकार देखा जाए तो मोनेरा में कोशिका का प्रकार कैसा होता है, तो कोशिका का प्रकार जो मोनेरा में होता है ये आपका प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। ओके बच्चों, उम्मीद करते होंगे कि आपको मोनेरा का कोशिका का प्रकार पता चला होगा कि कोशिका का प्रकार हमारा किस प्रकार का है मोनेरा में, तो ये हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो कोशिका का प्रकार के बाद आता है कोशिका भित्ति, कोशिका की भित्ति। इनके में कोशिका भित्ति कैसी होती है? ये पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है। यानी कि मोनेरा में कोशिका की भित्ति होती है ना, वो किस प्रकार की बनी होती है? पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति के बाद आता है कोशिका झिल्ली कैसी होती है, कोशिका झिल्ली। तो मोनेरा में जो है ना कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है। इसमें कैसी होती है? इसमें आपकी कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है। कैसी होती है? अनुपस्थित होती है। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि इनका शारीरिक संरचना कैसी होती है। ये क्या, इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है? मोनेरा आपका जो लेकर आई है ये सबसे सूक्ष्म जीव है और सबसे आदिम प्रकार के जीव है। इनको बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग नहीं देख सकते। नग्न आंखों से देखा जाए तो हम लोग नग्न आंखों से इन मोनेरा की जो जीव जगत की प्रणाली इनको हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो मोनेरा जो है ना हमारा बहुत आदिम प्रकार का जीव है। कैसा है? ये आदिम प्रकार का जीव है। तो इनका जो शारीरिक संरचना ये कैसे होते हैं? ये कोशिकीय होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये कोशिकीय होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये कोशिकीय का मतलब होता है जिसमें एक ही कोशिका होती है, वो कोशिकीय का प्राणी कहे जाते हैं, वो कोशिकीय जीव कहे जाते हैं। जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो जीव एक कोशिका से बने होते हैं वो हमारे कोशिकीय जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? कोशिकीय कहलाते हैं। तो इनका शारीरिक संरचना मोनेरा का कैसा है? ये कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? इसमें आपकी बात आती है पोषण विधि। क्या आती है? इसमें पोषण की विधि कैसी है? ये किस प्रकार के एनिमल है, ये किस प्रकार के जीव है? तो आप बताओगे ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब ये होता है जो अपना भोजन स्वयं बना ले, वो स्वपोषी कहलाते हैं। तो मोनेरा कैसे प्राणी होते हैं, कैसे जीव होते हैं, इनकी पोषण विधि कैसी होती है, कैसे भोजन प्राप्त करते हैं? तो ये आपका स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं। फिर इसमें एक पॉइंट आता है कि ये प्रजनन कैसे करते हैं। इसमें प्रजनन कैसे होता है? प्रजनन विधि। तो इसमें जो मोनेरा में होता है कि मोनेरा की प्रजनन की विधि कैसी होती है, तो ये कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं? ये प्रायः अलैंगिक होते हैं। कैसे होते हैं? ये प्रायः अलैंगिक जनन करते हैं। प्रायः अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, तो मोनेरा कैसे होते हैं? ये मोनेरा जो होते हैं ये प्रायः अलैंगिक जनन करते हैं। कैसे करते हैं? ये अलैंगिक जनन करते हैं। अब बात आती है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में आपकी कोशिका का प्रकार कैसा होता है? ये यूकैरियोटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये यूकैरियोटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये यूकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो कोशिका भित्ति कुछ में प्रेजेंट होती है और कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में अनुपस्थित होती है। तो प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति कैसे होती है? कुछ में उपस्थित होती है। क्या होती है?
उच्च में उपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली की बात करती है तो प्रोटेस्टा में कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो प्रोटेस्टा में कोशिका झिल्ली भी उपस्थित होती है। कैसी होती है? उपस्थित होती है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो प्रोटेस्टा होते हैं तो प्रोटेस्टा में हमारा यूकैरियोटिक होते हैं। ये कोशिका का प्रकार कैसा होता है प्रोटेस्टा में? तो ये हमारे यूकैरियोटिक होते हैं। कोशिका भित्ति कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में अनुपस्थित होती है। तो प्रोटेस्टा में फिर कोशिका झिल्ली की बात करते हैं तो किसमें? इसमें उपस्थित होती है। प्रोटेस्टा में कोशिका झिल्ली हमारी कैसी होती है? उपस्थित होती है। इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है? ये कोशिकीय भी होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये भी कोशिकीय होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये भी कोशिकीय होते हैं। ये फिर इसमें भी आता है, ये स्वपोषी और परपोषी भी होते हैं। ये स्वपोषी होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं? ये भी स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? ये भी आपके स्वपोषी होते हैं। फिर ये इनका पोषण विधि कैसी हो? ये स्वपोषी होती है। इसमें प्रजनन कैसा होता है? इसमें प्रजनन जो होता है वो लैंगिक होता है। जनन इसमें लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो फिर से समझ लेते हैं। जो प्रोटेस्टा होता है, प्रोटेस्टा में कोशिका का प्रकार कैसा होता है? ये यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें कोशिका की भित्ति की बात करते हैं तो कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में अनुपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटेस्टा में कैसी होती है? ये उपस्थिति होती है। शारीरिक संरचना की बात करें तो ये भी एक कोशिकीय होते हैं। पोषण विधि की बात करें तो ये भी स्वपोषी होते हैं। प्रजनन विधि की बात करें तो ये लैंगिक जनन करते हैं। कैसा जनन करते हैं? ये भी लैंगिक जनन करते हैं। बात आती है कवक की तो ये कैसे होते हैं? ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। इसकी कोशिका की भित्ति कैसी होती है? ये कोशिका की भित्ति की काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ये कवक कैसे होते हैं? कवक आपकी यूकैरियोटिक होते हैं, काइटिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली इसमें उपस्थित होती है। क्या होती है? कोशिका की जो झिल्ली होती है वो इसमें उपस्थित होती है। और इनकी शारीरिक संरचना की बात करें तो इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है? ये बहुकोशिकीय होते हैं। ये कैसे जीव होते हैं? ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। फिर इनकी पोषण विधि की बात करें तो ये स्वपोषी और मृतोपोषी भी होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये स्वपोषी मृतो। अच्छा, एक बात समझ में आई होगी आपको। स्वपोषी और मृतपोषी का मतलब होता है ये सड़े गले जीवों को भी खा लेते हैं। स्वपोषी तो होते हैं मगर ये मृतपोषी कैसे होते हैं? ये सड़े गले मृत जीव जंतुओं को भी खा लेते हैं। तो इतना आपको पता चल रहा होगा। इनकी प्रजनन की विधि कैसी होती है? तो ये कैसे होती है? इनकी प्रजनन विधि कैसी होती है? कवक की प्रजनन विधि कैसी होती है? ये भी अलैंगिक जनन करते हैं। बात आती है आपकी फंजाई की तो फंजाई कैसे होते हैं? फंजाई भी यूकैरियोटिक होते हैं। फिर से बात एक बार समझ लो। कवक आपकी यूकैरियोटिक होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है। कोशिका की झिल्ली होती है, उपस्थित होती है। शारीरिक संरचना इनकी बहुकोशिकीय होती है। पोषण विधि इनकी स्वपोषी होती है, मृतपोषी भी होते हैं। प्रजनन विधि इनकी अलैंगिक जनन होती है। अब बात करते हैं कि फंजाई क्या होते हैं। ये भी इनकी जो सेलवाल इनकी कोशिका भित्ति होती है इनमें उपस्थित होती है। ये उपस्थित होती है। ये कैसी होती है? इनमें कोशिका की झिल्ली होती है, वो कैसी होती है? सेलुलो। अरे यार ये गलत हो।
सेल्यूलोज की बनी होती है। शारीरिक संरचना ये कैसे होती है? ये भी बहुकोशिकीय होते हैं। ये स्वकोशीय होते हैं। लैंगिक अलैंगिक जनन होता है। समझ लो, फंजाई की जो होती है वो कैसे होते हैं? ये यूकैरियोटिक होते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। शारीरिक संरचना बहुकोशिकीय होते हैं। पोषण विधि में स्वकोशीय होते हैं। प्रजनन विधि इनमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों प्रकार का होता है। फिर से समझ लो, फंजाई की जो होती है वो यूकैरियोटिक होते हैं। सेलुलोज की बनी इनकी कोशिका की भित्ति होती है, झिल्ली होती है। ये बहुकोशिकीय होते हैं। फिर इनका पोषण विधि कैसी होती है? पोषण विधि बच्चों, पोषण विधि से स्वकोशीय होते हैं। प्रजनन विधि इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। बात आती है एनिमेलिया। तो एनिमेलिया कैसे होते हैं? ये भी आपके यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कोशिका भित्ति कैसी होती है? उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति इसमें उपस्थित होती है। क्या होती है? ये भी आपकी कोशिका झिल्ली भी उपस्थित होती है। क्या होती है? कोशिका झिल्ली भी उपस्थित होती है। फिर बात आती है आपकी शारीरिक संरचना। इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है? ये इसमें ऊतक अंग भी पाए जाते हैं। इसमें एक पॉइंट आया है ऊतक। ऊतक अंग होते हैं। पोषण विधि कैसी होती है इसमें? ये परपोषी होते हैं। ये इसमें जनन कैसा होता है? प्रायः अलैंगिक जनन होता है। प्रायः लैंगिक जनन होता है। दोबारा इसको डिफाइन कर देते हैं बच्चों। तो आर.एस. विटेकर ने 1969 में हमारे जीव जगत को 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। इन्होंने देखा कि सभी जीव जंतुओं में कुछ ना कुछ लक्षण पाए जाते हैं। तो उन्होंने एक पॉइंट बताया कि सभी जीवधारियों में लक्षण क्या होते हैं, कोशिका का प्रकार कैसा होता है, कोशिका की भित्ति कैसी होती है, कोशिका की झिल्ली कैसी होती है, इनका शारीरिक संरचना कैसा होता है, पोषण विधि कैसे होती है, प्रजनन की विधि कैसी होती है। तो फिर उन्होंने डिफाइन किया कि जो मोनरा होते हैं, मोनरा की कोशिका का प्रकार प्रोकैरियोटिक होते हैं। कोशिका की भित्ति इनकी पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली इसमें अनुपस्थित होती है। शारीरिक संरचना कोशिकीय होते हैं। पोषण विधि स्वकोशीय होते हैं। प्रजनन विधि इसमें प्रायः अलैंगिक होता है। इसके बाद हम आज आपको बताएंगे कि मोनेरा में होता है ना, जो जगत मोनेरा है, जो जगत मोनेरा है, इसमें जो होता है एक खास बात क्या होती है, मोनेरा में हमेशा केंद्रक का अभाव होता है। यानी कि केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक का अभाव होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, और ये आदिम भी है, और ये आदिम प्रकार के जीव हैं। यानी कि जो मोनरा होता है, ये जो मोनरा है, इसमें केंद्रक का अभाव, और ये पृथ्वी पर सबसे पुराने हैं। और ये पृथ्वी पर सबसे पुराने सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव हैं। ये मोनरा में एक खास बात है
क्या है कि जो जगत मोनरा है, जगत मोनरा में हमेशा केंद्रक का अभाव होता है और ये आदिम प्रकार के जीव है और ये पृथ्वी पर सबसे पुराने सूक्ष्म जीव हैं। इतना आपको समझ में आया हो बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हमारी क्लास आपको बहुत ही बेहद आपके लिए हेल्पफुल होगी, कारगर होगी। तो आज की क्लास में आपको इतना ही बताना चाहूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।